बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग स्कैफोल्डिंग की टाइप्स डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले बेस सपोर्टेड स्कैफोल्ड को डिस्कस करेंगे, उसमें भी सिस्टम स्कैफोल्ड को पहले डिस्कस करेंगे, बाद में ट्यूब एंड कपलर को डिस्कस करेंगे। बेस सपोर्टेड को कंप्लीट करने के बाद अंडरहंग और सस्पेंडेड को डिस्कस करेंगे। स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स को जोड़ना इंस्टॉलेशन कहलाता है और इसके कंपोनेंट्स को वापस खोलना जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है डिसमेंटलिंग कहलाता है। ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं और एक्टिविटीज़ के लिए जीएससी मेथड स्टेटमेंट और वर्क परमिट चाहिए होता है। स्कैफोल्डिंग की इंस्टॉलेशन और डिसमेंटलिंग एक कोल्ड वर्क एक्टिविटी है, लिहाजा इसके लिए कोल्ड वर्क परमिट ही काफ़ी है। लेकिन एक एहतियात ज़रूरी है यहाँ पर कि इसमें जो हैमर यूज़ होगा, जो हथौड़ा, वो लोहे का नहीं होना चाहिए, वो कॉपर का होना चाहिए। जब हथौड़े से ठोकर लगाएंगे इसके कंपोनेंट्स को तो स्पार्क नहीं निकलेगा। अगर आप लोहे का आम हथौड़ा इस्तेमाल करेंगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा। ऑयल एंड गैस की फील्ड में इतना सा स्पार्क भी बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। जिस जगह स्कैफोल्डिंग की इंस्टॉलेशन करनी है, सबसे पहले उस ज़मीन की इंस्पेक्शन करें। वो ज़मीन मजबूत है, अंदर से खोखली नहीं है, वो इतना वज़न सहार सकती है, वो लेवल ग्राउंड है, कम्पैक्टेड ग्राउंड है। अगर उस एरिया में बिजली की तारें हैं तो उनसे कितना डिस्टेंस रखना है, ये डिटेल आगे पढ़ेंगे। अगर एक्सकेवेशन कहीं नज़दीक है तो जितनी एक्सकेवेशन की डेप्थ होगी उससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा दूर रखना है स्कैफोल्डिंग के पहले पोस्ट को। बेस सपोर्टेड स्कैफोल्ड में जो ये खड़े डंडे आपको नज़र आएंगे, इनको पोस्ट या स्टैंडर्ड कहते हैं। स्कैफोल्डिंग की एक लंबी डायरेक्शन होती है, एक उसकी चौड़ाई वाली साइड होती है। जो उसकी चौड़ाई वाली साइड होती है उसको ट्रांसवर्स साइड कहते हैं, जो उसकी लंबाई वाली साइड होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल साइड कहते हैं। इसका फोल्डिंग की यहाँ से बाहर जो एरिया है इसको आप फ़िलहाल के लिए अपने जहन से निकाल दें। जब इसकी बारी आएगी तो इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। फ़िलहाल के लिए आप इसका फोल्डिंग को अपने जहन में यहाँ तक समझें कि इसका वजूद ही यहाँ तक है, तो फिर आपको मौजूदा बातें सही समझ आएंगी। इस स्कैफोल्डिंग में ये वाली साइड इसकी चौड़ाई वाली साइड है, इसकी विड्थ है। इस तरफ ये जो ट्यूब्स लगेंगी हॉरिजॉन्टल, इस पोजीशन पर इनको ट्रांसम कहेंगे, और इसकी लॉन्गिट्यूडनल साइड पर, इसकी फ्रंट साइड पर जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स इस तरह से लगेंगी इनको लेजर्स या रनर्स कहेंगे। अब स्कैफोल्डिंग को ज़मीन के लेवल से शुरू करते हैं। ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ आएगी, इस तरह के फट्टे आएंगे। इन फट्टों के ऊपर हमेशा स्कैफोल्डिंग सारी खड़ी होगी। इन फट्टों को सोल बोर्ड कहेंगे। हमेशा स्कैफोल्डिंग के नीचे ये आएंगे, लेकिन अगर स्कैफोल्डिंग बराबर कंक्रीट के ऊपर है तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा हमेशा स्कैफोल्डिंग, चाहे वो एसफाल्ट के ऊपर है, चाहे रेत के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर है, सोल बोर्ड मस्ट है। अब देखते हैं सोल बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। सोल बोर्ड कम से कम 2 पोस्टों के नीचे आना चाहिए। एक सिंगल फट्टा कम से कम 2 पोस्टों के नीचे आना चाहिए। अगर नहीं, अगर ज़मीन में वेरिएशन है, एक फट्टा 2 पोस्ट के नीचे नहीं आ सकता, तो फिर वो एक ही पोस्ट के नीचे आ सकता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि इसकी कम से कम लंबाई 30 इंच हो, तो ये एक अकेली पोस्ट के नीचे एक अकेला ही काफ़ी है। सोल बोर्ड की चौड़ाई कम से कम 9 इंच और इसकी मोटाई कम से कम 1.5 इंच होनी ज़रूरी है। अब सोल बोर्ड से ऊपर चले जाते हैं तो एक और लोहे की प्लेट आती है जो पोस्ट के अंदर उसका कुछ हिस्सा गया होता है, और इस तरह की एक प्लेट बाहर आपको नज़र आती है। इस प्लेट को बेस प्लेट कहते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई इस हिसाब से होगी कि इसकी लंबाई भी 6 इंच, चौड़ाई भी 6 इंच, और इसकी मोटाई होगी 6 mm, 6 मिलीमीटर, यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा। ये जो आपको बेस प्लेट नज़र आ रही है, इसमें असल में नीचे जो प्लेट है, बेस प्लेट असल में वो है। इसके ऊपर इस तरह का जो डंडा अगर आपको लगा हुआ नज़र आएगा तो इसका नाम है एडजस्टेबल स्क्रू जैक। ये बेस प्लेट ही है, लेकिन इसका डंडा चूँकि इस तरह का है तो इसको एडजस्टेबल
स्क्रू जैक या एडजस्टेबल बेस प्लेट कहते हैं। एक और आपको मिलेगी जो नीचे से सेम ही प्लेट है, यही मेजरमेंट उसकी भी होगी 6 इंच बाई 6 इंच और 6 mm उसकी मोटाई होगी, सेम होगी। सिर्फ उसके ऊपर जो इस तरह की डंडी होगी वह सिंपल और इससे पतली और छोटी सी होगी। लेकिन ये जो इसके ऊपर डंडा लगा हुआ है इसको एडजस्टेबल बेस प्लेट कहते हैं और इसका सारा जो हिस्सा होता है इसके ऊपर इस तरह के ये थ्रेड्स बने हुए नहीं होते, चूड़ियाँ बनी हुई सारे हिस्से पर नहीं होती। कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर ये चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो जब हम इसको पोस्ट के अंदर डालेंगे, इसके ऊपर पोस्ट जो स्टैंडर्ड वाला डंडा जो मैंने आपको दिखाया था वो जब इसके ऊपर आएगा इसका फोल्डिंग बनाते हुए, तो हम किस हिसाब से इसको पोस्ट के अंदर रखेंगे और कितना बाहर रखेंगे, क्योंकि हर जगह ज़मीन बराबर नहीं होती, ज़मीन में वेरिएशन होता है। इसी वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए ये एडजस्टेबल बेस प्लेट लगाई जाती है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। सिंपल जो बेस प्लेट होती है वही काफ़ी है। अब इसका ये जो थ्रेडेड एरिया है आप देख लें, सिर्फ हम थ्रेडेड एरिया की पैमाइश करेंगे। थ्रेडेड एरिया को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और उन 3 हिस्सों में से बाहर कितना रखना है, मैक्सिमम 2 हिस्से बाहर रखे जा सकते हैं। यानी कम से कम एक हिस्सा ज़रूर अंदर होगा इसके और 2 हिस्से मैक्सिमम बाहर रख सकते हैं। 2 हिस्सों से ज़्यादा बाहर नहीं रख सकते और कम से कम एक हिस्सा ज़रूर अंदर रखना है इसके। इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये मेरे पास एक एडजस्टेबल स्क्रू जैक या बेस प्लेट है, इसका हमने सिर्फ चूड़ीदार हिस्सा पैमाइश करना है और इस चूड़ीदार हिस्से की टोटल लंबाई है 21 इंच तकरीबन। अब 21 इंच को हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो 7-7 के 3 हिस्से बनते हैं। अब हम इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों को हद ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रख सकते हैं, अगर बाहर रखना चाहें ज़रूरी है तो। पहली बात तो यह है कि जितना ये स्क्रू जैक पोस्ट के अंदर होगा उतनी मजबूती होगी, लेकिन ज़मीन की वेरिएशन की वजह से अगर बाहर रखना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिस्से बाहर यानी मैक्सिमम 14 इंच से बाहर रख सकते हैं हम। और 7 इंच हर सूरत में पोस्ट के अंदर होना चाहिए, यानी अगर 6 इंच पे आप लेके जाते हैं तो ये अलाउड नहीं है। और बाहर अगर बिल्कुल भी ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी जो नॉर्मल बेस प्लेट होगी उसमें तो ये सिस्टम नहीं होगा, वो तो सारी ही पोस्ट के अंदर होगी। अब देख लेते हैं कि इसका फोल्डिंग के 2 लेजर्स के बीच में जो वर्टिकल स्पेस होगी, जैसे यहाँ से इस तरह से आपको नज़र आ रही है। अब इस लेजर के टॉप से ऊपर वाले लेजर के बॉटम जो एरिया है, इनके बीच में जो भी ये एरिया है इसको कहते हैं लिफ्ट। ये एक लिफ्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक एक लेजर के टॉप से दूसरे लेजर के बॉटम तक ये लिफ्ट हाइट भी है, यानी कि कितनी हाइट है यहाँ से वो लिफ्ट हाइट है। अगर 1 मीटर है तो हम कहेंगे लिफ्ट हाइट 1 मीटर है। और वैसे भी मैक्सिमम लिफ्ट हाइट जो है वो 2 मीटर है। 2 मीटर से 1 इंच भी ऊपर नहीं लेके जा सकती। इससे कम जितना भी आप रखें, 1 मीटर चाहे 6 इंच की ही लिफ्ट हाइट हो वो भी चलेगी, लेकिन 2 मीटर से 1 इंच भी बढ़ाना नहीं है। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 मीटर है लिफ्ट हाइट। और इस तरह से जो 2 पोस्ट के दरमियान जो फासला होगा इसको बे लेंथ कहते हैं। और इसके दरमियान जो फासला होगा उसके लिए आरामको ने कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा होगा। वैसे जितना ये भी क्लोज होंगे उतनी मजबूत होगी। एक चीज़ जहन में रखें कि इसका फोल्डिंग के कंपोनेंट्स जितना आपस में नज़दीक होंगे इतनी इसका फोल्डिंग मजबूत होगी और अच्छी बात है। अब ज़मीन से जैसे ही ऊपर आना शुरू हुए तो ज़मीन के पास से, या आप कह लें कि सोल बोर्ड की ऊपर वाली सतह से लेके अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच की हाइट पर सबसे पहली एक लेजर्स की असेंबली लगेगी। इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पाइप्स लगेंगे, इनको इनके साथ जोड़ेंगे पोस्टों के साथ। इसको किकर लिफ्ट कहते हैं या बेस लिफ्ट। जैसे जैसे स्कैफोल्डिंग ऊपर उठती जाएगी इस तरह से कुछ तिरछे डंडे भी आपको लगे हुए नज़र आएंगे। इसको ब्रेसिंग कहेंगे। ये स्कैफोल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए हैं, इसमें लचक को कम करने के लिए हैं, मजबूती के लिए हैं। एक किस्म की स्कैफोल्डिंग में दूसरी किस्म की स्कैफोल्डिंग के
कंपोनेंट्स को मिक्स करना अलाउड नहीं है, इसको इंटरमिक्सिंग कहते हैं। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो लगाने ज़रूरी हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेसिंग्स हैं, ये ट्यूब एंड कपलर की ट्यूब है, आपने पिछली वीडियो में देखा भी था। लेकिन इसको ब्रेसिंग के तौर पर हम किसी भी स्कैफोल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये ईज़िली एडजस्ट हो जाती है तो। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हमें प्लेटफॉर्म भी बनाने होंगे अपनी मतलूबा जगह पर। इस तरह से जो सीधे फटे आपको नज़र आएंगे इनको प्लेटफॉर्म प्लैंक्स ही कहेंगे सिंपल। और जो इस तरह से इनके चारों तरफ साइडों पर खड़े फटे आपको नज़र आएंगे इनको टो बोर्ड्स कहेंगे।